अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जहां सियासी मामलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत में महाजराई हम देखते हैं, वहीं पानी के तकसीम के मामले में भी पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात लगा रही है। सिंध हुकूमत का ये दावा है कि वफाक से उनको उनके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके सूबे में फसलों के लिए पानी दस्तयाब नहीं और सूबे में चावल, गन्ने और कपास की फसलों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। पानी की तकसीम के मामले में सिंध का क्या मौक़िफ़ है, ज़रा ये सुनिए। मैं अपना सिंध का केस पानी का अपने कॉलीग्स, अपने असेंबली मेंबर्स के सामने रखना चाहता हूं। सिंध को हमेशा दूर रखा गया। हमारे इनंडेशन कैनाल सूख रहे हैं, आपका पानी जो है आप ऊपर रोक देते हैं, जो नेचुरल हमारी इरिगेशन थी वो खत्म हो रही है। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट इज एन इकोनॉमिकल इशू। सिंध में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो जो हमारे स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं उनको भी हो रहा है, जिसमें सब्जियां हैं, फल हैं, गन्ना है, कपास है और जो चावल हमारा जो लगेगा उसमें बहुत हमें नुकसान हो रहा है। ये फ़कत इरिगेशन मिनिस्टर नहीं कर रहा, पूरी सिंध कह रही है इस वक्त पानी की जो चोरी डाका डाला जा रहा है सिंध पे। कार्ड के तहत हमारा पानी बनता था 33.94 mf, हमें मिला है 3 टियर फार्मूला के तहत 30.893 mf। 1 mf की जो इन्हीं के एक साहब ने, सीएम साहब ने उस दिन भी बताया था कि $1 बिलियन की वर्थ है। 3 mf हमें इस सीजन सिर्फ खरीफ में। सिंध में एहतिजाज का ऐलान कर रहा हूँ। ये मैं ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा। वाटर अपॉर्चमेंट अकॉर्ड की जो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला था उसको हमने मान तो लिया, लेकिन अगर कम है पानी दरिया में, कम है पानी तरबेला में, तो फिर कमी में भी हिस्सेदार सारे होने चाहिए। सिर्फ हम क्यों, सिंध क्यों? सिंध का तो पहला हक है। अब जहां सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत पर पानी की तकसीम के मामले पर इल्ज़ामात लगा रही है, वहीं वफाकी हुकूमत सिंध के जो ये तमाम इल्ज़ामात हैं सिंध हुकूमत के, इनकी तरदीद कर रही है। दूसरी तरफ इरसा ने भी सिंध और पंजाब के पानी में इजाफा कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि आज बलूचिस्तान हुकूमत ने भी सिंध हुकूमत पर पानी चोरी का इल्ज़ाम लगाया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत ने बलूचिस्तान जाने वाली नहरों में 55% पानी की कमी की है, जिससे बलूचिस्तान के जो ज़रई इलाके हैं वहाँ पर 76,000 एकड़ पर लगी फसलें तबाह होने का ख़तरा पैदा हो गया है। अब सवाल ये है कि पानी की कमी जैसे जो टेक्निकल मसाइल हैं, आखिर इनको सियासी रंग क्यों दिया जा रहा है और पानी की कमी के मामले पर आखिर हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है ये होनी क्या चाहिए? माजी के जो मुआहदे हैं फिर उन मुआहदों की क्या अहमियत रह जाती है जो सूबों के दरमियान पानी के जो मुआहदे हैं। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन इरसा राव इरशाद अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इरशाद साहब, इस वक्त सिंध और पंजाब में पानी की तकसीम के मसले पर बड़ी ठनी हुई है। सिंध इल्ज़ाम लगा रहा है कि पंजाब ने इसके हिस्से का पानी चोरी किया है, लिहाजा इसे मुकर्ररा जो एक कोटा है उनका उससे कम पानी मिलता है। पंजाब इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करता है और कहता है कि सिंध में जब पानी दाखिल होता है उसके बाद उसको चोरी कर लिया जाता है। आखिर ये मसला इतना तवालत क्यों इख्तियार कर गया सर? देखिए, मैं एक बात वाज़ेह करूं, जब भी किसी चीज़ की शॉर्टेज होगी तो उसमें झगड़ा होगा, बेचैनी होगी, इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगेंगे। बिल्कुल यही चीज़ इस वक्त हो रही है। पानी की शॉर्टेज है। शॉर्टेज इस वजह से है कि हमने रिजर्वॉयर्स नहीं बनाए। देखिए, सन 1976 में जब इंडस बेसिन वर्क्स कंप्लीट हुए तो हमारी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी 15.7 mf थी। सही। कीप इन माइंड, उस वक्त आबादी 8 करोड़ थी। आज आबादी 22 करोड़ है और हमारी स्टोरेज कैपेसिटी मंगला रेजिंग इंक्लूसिव 13.5 है। तो स्टोरेजेस आपने बनाए नहीं। औसतन आपका 28 mf पानी डाउन स्ट्रीम कोटरी अनयूज चला जाता है। तो हम जो हमारा औसत पानी 144 mf है, उसमें से 28 mf जो है हम समंदर में इस्तेमाल किए बगैर छोड़ देते हैं। और जो 1 mf है उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट हमारे पाकिस्तान के हिसाब से $0.5 बिलियन है।
यानी हम 28 MF छोड़ते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू $14 बिलियन एनुअली। और ये हम पिछले 2-4 साल से नहीं कर रहे, पिछले 45 ईयर से कर रहे हैं। लेकिन सर एक जो मुआहदा भी है 1991 में सूबों में पानी की तकसीम का जो मुआहदा हुआ था, जिस पर चारों सूबों के उस वक्त के नुमाइंदों ने दस्तखत किए थे, लेकिन बाद में सिंध की तरफ से ये कहा जाने लगा कि वो इस मुआहदे से मुतमईन नहीं थे। सर वो क्या मुआहदा था? अगर उस मुआहदे के मुताबिक ही तमाम सूबों को चलना है तो वो क्या हालात के मुताबिक जो है ना वो अब कमी बेशी हो रही है और एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं? सिंध तो पहले ही मुतमईन नहीं था इस मुआहदे पर। देखिए वो मुआहदा बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें बुनियादी चीज ये थी कि हमने वाटर रिसोर्सेज को बढ़ाना था। हाँ। वाटर रिसोर्सेज बढ़ाने से मतलब ये है जो हमारा काबिल इस्तेमाल पानी है वो हम बढ़ाएंगे। काबिल इस्तेमाल पानी वो होता है जो आपके दरियाओं में रेजर्वॉयर्स में होता है। रेजर्वॉयर्स तो हमने बनाए नहीं पिछले 45 साल में, बल्कि वो जो थे 15.7 वो भी कम हो गए, 13.5 रह गए हैं। और तो हम तरक्की कैसे करते? आबादी हमारी 8 से 22 करोड़ होगी। अब मैं इंडिया की मिसाल दूंगा आपको। इंडिया में टोटल पानी जो है 750 MAF है औसतन, जो हमारे यहाँ 144 MAF है। इंडिया की पॉपुलेशन हमसे 6 टाइम्स ज्यादा है। हाँ। हमारी 22 है, उनकी 1.3 बिलियन है। तो अगर 6 से डिवाइड करें उनकी पानी को, यानी पाकिस्तान के बराबर पॉपुलेशन के लें, उनका पानी 125 MAF है, हमारा 145 MAF है। सर मुझे एक बात बताएं, उनकी पोजीशन ये है। सर टेलीमेट्री सिस्टम क्यों नाकाम हुआ सर 2004 में जो आया? एक मिनट, मुझे मेरी बात पूरी सुन लेना ताकि आप मेरी बात समझें। उनके जो रिजर्वॉयर्स हैं वो 245 MAF के हैं, यानी 33% कैपेसिटी। हमारे रिजर्वॉयर्स जो हैं वो 13.5 है, लेस देन 10%। वो अपना पानी बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपना पानी जाया कर रहे हैं, इसलिए वो कम पानी होने के बावजूद हमसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। अब अगला सवाल करें। सर अगले मेरे सवाल में हमारा अब इस टाइम झगड़ा क्या है? हमारा झगड़ा ये है कि सिंध कह रहा है कि हमारे हिस्से का पूरा पानी हमें नहीं दिया जा रहा है, हमारा पानी चोरी कर रहा है पंजाब। हमारा इस वक्त झगड़ा ये है। तो जो एक टेलीमेट्री सिस्टम था सर जो इंट्रोड्यूस हुआ 2004 में, उस वक्त 32 करोड़ की लागत से, उस पर भी बड़े जो है ना वो सवालात उठे कि जानबूझकर इसको नकारा बनाया गया ताकि जो वो डैम बनाने, कालाबाग डैम बनाने की बातें जो हो रही हैं उसको नाकाम किया जाए। वो सिस्टम नाकाम क्यों हुआ? 2020 से दोबारा इस पर बात हो रही है, काम हो रहा है कि टेलीमेट्री सिस्टम को दोबारा से नस्ब किया जाए। उसमें अपने इनहेरेंट फॉल्ट्स थे जो बाद में पता लगा, अब हम दोबारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अब वो फॉल्ट्स नहीं होंगे। उसमें कोई ये बात नहीं थी कि किसी ने नाकाम किया या कोई कालाबाग नहीं लगाना चाहता था, ये सब अफवाहें हैं। दी प्रॉब्लम वाज वो पहली दफा लगाया जा रहा था, उसमें इनहेरेंट प्रॉब्लम आए। एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि बैटरी बैकअप मुनासिब नहीं था। वो जैसे ही बैटरी खत्म होती, लोड शेडिंग बहुत ज्यादा थी, तो वो आपके सेंसर जो है वो काम करना बंद कर देते थे। और इसके अलावा भी और वजूहात थी, तो उसकी वजह से वो नाकाम हुआ। जब ये नाकाम हुआ, जब टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए तो ऐलान हुआ कि आलमी कंसल्टेंट्स को हायर किया जाएगा जो इन्वेस्टिगेट करेंगे भाई इसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए थे, ताकि अगली बार ये जो है ना वो मसाइल सामने ना आए। तो वो तहकीकात शुरू ही नहीं हुई थी क्या? नहीं, इरसा ने बुलाया था कंसल्टेंट्स को। हाँ। तहकीकात हुई थी। हाँ। पॉइंट आउट हुआ था कि ये खामियां हैं और अब हम दोबारा लगाने जा रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह वो दोबारा खामियां नहीं होंगी और इस दफे इंशाल्लाह कामयाब होगा। लेकिन टेलीमेट्री लगने में कोई 2.5 से 3 साल लग जाएंगे। जब तक ये नहीं होता, हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि हम इंस्पेक्टर्स बिठाएंगे जो वापडा से लेंगे, वो चेक करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर कहीं चोरी हो रही है तो उस चोरी को हम रोक लेंगे और इंशाल्लाह फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जब तक 2-3 साल में टेलीमेट्री सिस्टम नहीं लगता, कुछ अफसरान को बिठाएंगे, जो काम टेलीमेट्री सिस्टम ने करना है वो अफसरान करेंगे और ये देखेंगे कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ चोरी नहीं हो रही है। एग्जैक्टली।
तो सर ये इस पर काम शुरू हो चुका है? हाँ जी, बिल्कुल काम शुरू हो गया है। हमें उम्मीद है कि हम इन दी नेक्स्ट वीक जो है ये इन प्लेस कर लेंगे इन इंस्पेक्टर्स को इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन इरसा राव अहमद खान साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं थोड़े से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP की PDM से अलहदगी के बाद PDM की जो एक पॉलिटिकल पावर है, इस पर बेशुमार सवालात उठाए जाने लगे हैं कि क्या दो सियासी जमातों से निकल जाने के बाद क्या PDM अपना सियासी वजूद बरकरार रख पाएगी? क्या PDM हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है? आज PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उन्होंने मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ बयानियों की जो बात हो रही थी, इस पर उन्होंने वजाहत दी। वहीं वो उन जमातों के इत्तेहाद जिनकी वो सरबराही कर रहे हैं, उनको इज्तिमाई इस्तीफ़े का मशवरा भी आज वो हमें देते नज़र आए। दूसरी तरफ नाज़रीन, तमाम सहाफ़ती तंजीमें और अपोजिशन हुकूमत पर इस बात पर तनकीद कर रही हैं कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एक मुजव्वज़ा मुसव्वदा है, उस हवाले से आज मुख्तलिफ अखबारात में एक इश्तिहार छपा है जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तमाम तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर नो टू पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा है। अब सवाल ये है कि हुकूमत का जो मुजव्वज़ा मुसव्वदा इस हवाले से सामने आया है, सहाफ़ती तंजीमें इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सहाफ़ती तंजीमें कह रही हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, ये सब का गला घोंटने के लिए, दबाव में लाने के लिए, आज़ादी इज़हार राय का हक़ छीनने के लिए हुकूमत जो है ये प्रेशर डालना चाह रही है, जिसको किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इसके लिए हुकूमत ये जवाब दे रही है कि ये तो अभी सिर्फ एक मुसव्वदा है, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाएगा, मुशावरत की जाएगी, उसके बाद सबकी मुशावरत से जो चीज़ तय होगी उसको हम सामने लेकर आएंगे। लेकिन इश्तिहार छपने के बाद यकीनन हुकूमत को ये समझ आ गई होगी कि उनके मुसव्वदे के किसी भी एक पॉइंट पर जो है ना, वो जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो इस पर जो है वो मुतमईन नहीं हैं। इस पर आज हमने बात करनी है। दूसरी तरफ आज हमने देखा कि आज मुस्लिम लीग नून ने एक प्री बजट सेमिनार किया। शहबाज शरीफ साहब ने उससे खिताब किया और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हुकूमत के 3 सालों में करोड़ों पाकिस्तानी जो हैं ये ख़त गुर्बत से नीचे चले गए। और जो अपोजिशन है, हम देख रहे हैं जब से मुआशी शरह नमू के जो ग्रोथ के जो नंबर्स हैं 3.94%, इस पर जो हुकूमत तो ज़ाहिर है इस पर क्रेडिट ले रही है, लेकिन अपोजिशन उन नंबर्स को मानने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन कहती है ये नंबर्स का हेर फेर है, हम इसको नहीं मानते। अगर नंबर्स इतने ही अच्छे हैं, लेकिन इससे फिर एक आम आदमी की ज़िंदगी भी बदल जानी चाहिए थी, जो कि नहीं बदली। दूसरी तरफ हमने आज देखा वज़ीर ख़जाना ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ही मसनूई तौर पर रुपए को मजबूत रखा। इन्हीं की पॉलिसियों का, इसहाक़दार की पॉलिसियों का जो ये नतीजा था कि जो मईशत थी वो नीचे गई, मईशत का ये हाल हुआ। इसी पर आज मुझे बात करनी है। सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अली नवाज़ अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ साहब आपका। अली नवाज़ साहब, सबसे पहले तो मैं इस पर आपसे बात करना चाहूँगी कि हुकूमत की तरफ से जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल का जो मुजव्वज़ा मुसव्वदा सामने आया है, जिसे तमाम सहाफ़ती तंजीमें मानने को तैयार नहीं हैं, शायद आपकी नज़रों से भी आज गुजरा हो। मुख्तलिफ़ अखबारात ने एक इश्तिहार जो है ना वो छापा है, जिस पर लिखा है कि नो टू पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि मीडिया ये समझता है कि इस बिल के ज़रिए जो है हुकूमत जो है वो मीडिया का गला घोंटने की कोशिश कर रही है। आप जो आज़ादी इज़हार राय का एक हक़ है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग तो भले ये कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी है, बात करनी है, सबको बिठाना है, आपके मशवरे लेने हैं, लेकिन इस मुजव्वज़ से जो एक सोच सामने आई है वो यही तासुर देती है, वो यही हमें समझाती है कि वाकई आप मीडिया को काबू करना चाहते हैं। जो आप पर तनकीद करता है आप उसकी बात बर्दाश्त करने की जो है ना वो आप लोग सकत आप लोग नहीं रखते हैं। तो आप ये हमें समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि इसके मुहर्रिकात क्या थे? ये मीडिया को तो काबिल कबूल नहीं है, ये आप लोगों की जो तजावीज़ हैं इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे? इतना आप लोग जो है ना वो मीडिया को काबू करना चाहते हैं।
अच्छा, थैंक यू। अब जरा इसको इस तरह समझ लें कि हमने एक मसवदा है, आप उसे एग्री करें, डिसएग्री करें, उसके अंदर तरामीम दें और मजबूजा अपनी अच्छी जो भी आपके एक्सपीरियंस है मीडिया के हवाले से, चाहे वो APNS हो, बाकी फोरम्स हो, और उसके ऊपर एक लेजिस्लेशन हो। ये तो एक अमल है जिसको होना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी इस तरह की चीज उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप स्टेक होल्डर्स को उनको उसके अंदर शामिल ना करें। एक बहुत अच्छा काम किया PTI की गवर्नमेंट ने कि उसके अंदर स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया और उनसे कहा है कि एक ये ड्राफ्ट है, इसके अंदर आप तरमीम सजेस्ट कर सकते हैं, आप तरमीम सजेस्ट करें, हमें एनलाइटन करें ताकि हम एक काम करना चाहते हैं। अब जो आज मीडिया के अंदर इश्तिहारात आए हैं, जरा मैं उसे कंपेयर करता हूँ। शायद यू रिमेम्बर फवाद चौधरी साहब पहली दफा जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया के ऊपर रेगुलेशंस लेके आना चाहते हैं, आए हमारे साथ बैठे। हाँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद जो मेन मीडिया होगा वो सोशल मीडिया होगा। और आप उनकी बात 5 साल की थी, 2.5 साल बाद ही आप देखें किस तरह सोशल मीडिया फ्लरिश हुआ और किस तरह सारे आज हम 20% जो इस दफा बजट रखे हैं एडवर्टाइजिंग का वो सोशल मीडिया के ऊपर हम डाइवर्ट करें, और दुनिया में यही ट्रेंड है। पाकिस्तान में ये बहुत कम है इस वक्त, पर दुनिया में अभी तक यही ट्रेंड है। तो हमने यही कहा, पर उस वक्त भी बड़ी लेतोलाल तो बहुत आसान सा वर्ड है, बैशिंग की गई फवाद चौधरी की। उन्होंने कहा कि ये तो खुद मीडिया का बंदा था और इसने मीडिया के साथ क्या कर रहा है, सोशल मीडिया आवाज बंद हो जाएगी, आवाज आजादी के साथ बड़ा जुल्म है। आज आप अपने सारे एंकर्स को, सारे जर्नलिस्ट को लेके बैठे और उनसे पूछें कि फवाद चौधरी उस वक्त बात ठीक कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो जनाब, अब सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी करना, डिजिटल मीडिया के लिए कानून साजी करें ना। आप तो सबको एक ही लाइन में खड़ा करें, सबको एक ही छतरी के नीचे जो है ना आप लोग खड़ा करना चाहते हैं। पेमरा का कानून मौजूद है, कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं। आप अगर सोशल मीडिया से ज़ाहिर है आप लोगों को मसला है और होना भी चाहिए, किसी को भी मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक तरीके से रहकर और एक सिस्टम में रहकर आप लोगों को जो है ना वो इस तरह रेगुलेट करना चाहिए, ना कि जो है ना वो आप ये तासुर देने की कोशिश करें या ये करने की, बल्कि आप लोगों ने कोशिश तो की है इस मुसवदे के जरिए कि आप लोग हक राय जो दही है, आज़ादी इज़हार राय, आप इसको ही छीन लें। अच्छा देखिए, अब मसला ये हो रहा है कि आपके पास जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी PTA है, पेमरा है, सोशल मीडिया के लिए PTA है, प्रेस काउंसिल है अखबारों के लिए। तो क्या आप ये नहीं चाहती कि आप ये नहीं समझती कि हमारे पास दुनिया में तरीका ये होता है कि वन विंडो बनाई जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पैदा किया जाता है कि लोगों को हर दफा डिफरेंट जगहों पे नहीं भेजना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि इनको इकट्ठा करके एक फोरम के नीचे लाया जाए। बात इजहार आजादी की है, बात सहाफत की है, बात जर्नलिज्म की है। तो चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हो, चाहे वो आपका रेगुलर सहाफत हो जो आपकी अखबारों के थ्रू आपको शाया करते हैं अपनी हर चीज। तो मुझे बताएं इसमें गलत क्या चीज है? अगर मेरे एक सवाल का जवाब दें। अब सहाफती में मीडिया इससे सहमत नहीं है, इससे मुतमईन नहीं है, जो आप लोगों की सोच एक मुसवदे के जरिए सामने आई है। ऑपोजिशन तो पहले आप लोगों पर तनकीद कर रही है इस मुसवदे को लेकर। क्या ऑप्शन होगी आप लोगों के पास? मीडिया को तो ये बिल्कुल भी इस पर वो सेटिस्फाइड नहीं है। फिर आप लोग ये यकीन दहानी करवाएं कि जब तक बातचीत नहीं हो जाती आप लोग ज़बरदस्ती ये थोपने की कोशिश नहीं करेंगे ऑर्डिनेंस के जरिए। आप मुझे आपका सवाल समझ नहीं आ रहा। अभी खदशात कैसे दूर होंगे जब बैठेंगे? देखिए, जंग से पहले मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात के बाद जंग होती है, जंग के बाद भी आपको टेबल पे बैठना पड़ता है। खुदारा, हम तो आपको कह रहे हैं कि पहले टेबल पे बैठते हैं, आपके साथ हमारा अपना माइंड डिस्क्लोज कर रहे हैं। हम समझते हैं ये चीजें हैं, हम समझते हैं कि डिसीएनसी की ये डेफिनेशन होनी चाहिए, हम समझते हैं हम तो शाजिया ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे हैं, हमें दानिश दें, हमें हिकमत दें, हमें समझाएं। हम अगर गलत है तो आप हमारी दुरुस्तगी करें। अगर ये चीज आप लोग तो ऑपोजिशन को भी ये
कि हम लोगों ने तो अपोजिशन से बात करने की कोशिश की बड़े मामलात पर, आप लोग जो है ना वो सदारती ऑर्डिनेंस आप लोगों ने नाफिज किया, आप लोग फिर बात करते थे कि अपोजिशन को बिठाने की बात करने की कोशिश करी, वो एनआरओ कर आगे लापने लगे, तो हमारे पास तो कोई और रास्ता नहीं था, हम लोगों ने तो काम करना है। तो यही जाहिर है फिर यही खदशात जो है ना वो मीडिया तंजीमों को भी रहे कि आप यहाँ पर भी अपनी मर्जी जो है ना वो थोपने की कोशिश करेंगे। मीडिया वालों को सोचने की जरूरत है शाजिया, जिस चीज की आप मुझे रोज तलकीन करती हैं, जिस चीज का मुझे आप असूल वाज़ा करती हैं, जिस चीज की आप मुझे कहती हैं कि इसका दुरुस्त अमल ये है करने का, आज आप उस अमल से खुद मीडिया पीछे हो रहा है। मैं क्या कसूर है? हमारी सिमत ठीक करें, हमारी डायरेक्शन ठीक करें, हमारे अगर आपके जो खदशात हैं और जो हुकूमत के खदशात हैं उनको बैठ के सेटल करें। अगर ये कोई गलत अमल है या इससे अच्छा कोई अमल है तो हमें बता दें, हम वो अपनाने को तैयार है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। आज मुस्लिम लीग नून ने प्री बजट सेमिनार किया, ऑपोजिशन पूरी तैयारी कर रही है कि उन्होंने बजट मंजूर नहीं होने देना। वो आप लोग जो नंबर्स बताते हैं वो कहते हैं ये आदाद शुमार का हेर फेर है। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हुकूमत के 3 सालों में करोड़ों पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं, बेड़ा गर्क करके रख दिया आप लोगों ने मईशत का। ऑपोजिशन बिल्कुल तैयारी कर रही है कि वो बजट मंजूर नहीं होने देंगे। अली नवाज साहब। शाजिया, आप भी ये सवाल करते हुए हंस रही हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जब से हमारी गवर्नमेंट आई है तो ये कहते हैं कि इस दफा का बजट हम मंजूर नहीं होने देंगे। अब हम चेयरमैन सेनेट को तो हम बाहर निकाल के छोड़ेंगे, उसके बाद ये वाला जो बजट आ रहा है ना, इस पे तो देखिएगा कि ये बजट पास नहीं होगा और देखिएगा गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी आपके सामने। हर दफा हम उससे ज्यादा नंबर से बजट पास कराते हैं। बहुत बढ़िया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अली नवाज अवान साहब मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि नून लीग क्यों नहीं चाहती कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मिले? ई वोटिंग को लेकर भी आप लोगों के बड़े शकूक शुबहात हैं। हुकूमत से बात करें तो वो कहते हैं भाई एक दफ़ा आकर देख तो लें, अपने टेक्निकल टीम को ले आए, समझने की कोशिश तो करें। एक चीज़ आप लोगों ने देखी नहीं, समझी नहीं, उस पर आप लोग सवालात उठा रहे हैं। आज आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने के लिए। क्यों नहीं चाहते आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो इस सिस्टम का हिस्सा बने जो इंतखाबात का सिस्टम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये बहुत दफ़ा ये एक्सरसाइज की गई है और पिछले इलेक्शन से पहले भी एक्सरसाइज की गई थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एसेट है, जो पाकिस्तान की इकानमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनका दिल और दिमाग हमेशा पाकिस्तान के लिए होता है, कि कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि उनको भी वोट का हक दिया जाए। मैं उस कमेटी का मेंबर था जो पिछला लॉ जब ड्राफ्ट हो रहा था 2015 में। बिल्कुल जी, 2015 में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को बुलाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया कि ये इलेक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। एक वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हो जिस तरह एक एरिया में लोग रह रहे हैं। आप जानती हैं और आपसे बेहतर कौन जानता है कि पूरे मुल्कों में हर शहर में किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में ज़्यादा दूर होते हैं। फिर उन्होंने कहा अगर ई वोटिंग का सिस्टम दे तो इसको कौन मॉनिटर करेगा। हमने तो यहाँ RTS का निज़ाम लगा के देखा था और फिर आपने देखा उसका क्या नतीजा निकला था। तो इस पर बड़ी ही सैर असल गुफ्तगू के बाद फिर उस वक्त ये नतीजा निकला कि फिर इसको मामले को पार्लियामेंट में लेके जाना चाहिए। हुकूमत की अगर नीयत ठीक होती तो मामला ये ऑर्डिनेंस से कभी भी ठीक नहीं होता। ये मैं कई प्रोग्राम में क्या कहते हैं, ऑपोजिशन जब हमारे पास बैठेगी नहीं, हमारे साथ बात नहीं करेगी, हमारे साथ तजावीज़ अपनी मुशावरत हमारे साथ कुछ शेयर नहीं करेंगे तो उनके पास फिर क्या रास्ता बच जाता है? जी मैं उसी रास्ते की निशानदेही कर रहा था, अगर आप इजाज़त दें तो। वो सिर्फ वो तरीकाकार है कि पार्लियामेंट को बिल लाने में उन्हें हमारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। ये कोई भी ला सकता है, हुकूमत ला सकती है, प्राइवेट मेंबर बिल डे पे प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है। उन्हें ये जो बिल अभी जो ऑर्डिनेंस की शक्ल में वो लेके आए हैं, ऑर्डिनेंस आप तब लाते हैं जब असम्बलीज का सेशन ना हो रहा हो। और ये एक बहुत प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए डाली की थी कि कोई बहुत ही इमरजेंसी की सूरत हाल हो। हुकूमत चूँकि इससे बचना चाहती है, उसको पता है कि ऑर्डिनेंस को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना होता है। अगर वो बिल लेके आते, उसको बिल कमेटीज के पास जाता, कमेटी में इसमें डिस्कशन होती, फिर पार्लियामान के किसी एक ऐवान में इस पर डिस्कशन शुरू होगी, तब चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन अगर इंतखाबी इस्लाहात की फिर बात करती है हुकूमत, आप लोग वो स्पीकर के साथ बैठने को तैयार नहीं है।
देखिए, हम पार्लियामेंट का हिस्सा है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट की हर चीज़ में होते हैं, हम कमेटीज अभी नहीं बनी है, कमेटीज का हम हिस्सा है। तो अगर कोई नया बिल और कोई चीज़ आएगी तो पार्लियामान के अंदर हम बैठे होंगे, हम हर सूरत उस पर देखेंगे, हम हर सूरत उस पर बात करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब पोजीशन की सारी जमातें कहें कि हम इस बिल पे बात ही नहीं करेंगी। लेकिन बिल आएगा, अगर आर्डिनेंस आएगा, आर्डिनेंस में हमारा एक असूली मौक़िफ़ है, हम समझते हैं कि ये बार पार्लियामान को बाईपास किया जाता है, ये सदर हाउस को गलत एडवाइस करके ये आर्डिनेंस निकाले जा रहे हैं, जो तारीख में कभी इतने आर्डिनेंस निकाले। अगर उसके जरिए कोई लेजिस्लेशन करेंगे तो अपोजिशन कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करेगी। बिल लेके आए तो आप ये अलग ऐलान कहते हैं कि पार्लियामेंट में लेकर आएं, आप लोगों को कोई एतराज़ ही नहीं होगा, आप लोग डिस्कस करेंगे और ये कानून साजी करेंगे, मंजूर हो जाएगा तो वो मसला ही सारा हल हो जाएगा, ऑर्डिनेंस की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। फिर आप ये ऐलान करें ना कि आप कौमी असम्बली में लेके आए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। आखिर कोई तो वजह है कि उन्हें सदारती ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत पेश आई। देखिए, आप ये जजमेंट ना लें कि हम सपोर्ट करेंगे। मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि उस पर हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे, हम अपनी राय देंगे, हम क्या चीज़ें एप्लीकेबल हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। ये गारंटी है कि जब भी पार्लियामेंट आएगा हम इस पे बात करेंगे, हम अपनी राय देंगे। अगर अच्छा हुआ कानून तो क्यों नहीं हम सारे मिलकर पास करेंगे। सब चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक मिलना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, उनका ये राइट है। मैं तो इस हद तक भी जाता हूं कि उनको इलेक्शन लड़ने का भी हक देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने ये काम अच्छा काम एक नीति से करना है तो मेहरबानी करके या तो दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज की कमेटीज बनाएं, जो पार्लियामानी कमेटीज को कहते हैं, वो डिस्कस करें, या हाउस में आप लेके आए, हाउस में इसको डिस्कस करें और फिर बहुत लंबी डिस्कशन होगी, सारी चीजें मीडिया के सामने भी आ जाएंगी, लोग भी देखेंगे, दोनों तरफ से राय सामने आएगी, तो फिर पाकिस्तान की आवाम को भी पता चला कि सच्चा कौन है और ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी पता चलेगा। लेकिन वो इस रास्ते में जो उन्होंने अडॉप्ट किया है, इस रास्ते से उनकी नीयत ठीक नहीं है। वो आर्डिनेंस के जरिए लाने के लिए उनका मकसद यही था कि कल हम उन्हें कह भी सकेंगे कि हम आर्डिनेंस के जरिए लाएंगे और कानून साजी भी नहीं होगी। आप जानती हैं कि आर्डिनेंस की जो लाइफ होती है वो 120 दिन होती है। अगर हम कुछ भी ना करें तो 120 दिन बाद तो वैसे भी उस आर्डिनेंस ने खत्म हो जाना है। तो इलेक्शन को 2 दिन बाद तो नहीं है, कोई 15 दिन के बाद तो नहीं है। ये धोखाधड़ी है हुकूमत के पार्ट पे जो उनको आप लोग तो चाहते हैं जल्दी हो जाए, 2 दिन बाद ही हो जाए। हम तो चाहते हैं लेकिन हुकूमत नहीं चाहती। तो आर्डिनेंस की लाइफ जो है वो 120 दिन थी, 20 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, 100 दिन बाद वैसे भी। अच्छा मौलाना साहब अभी भी इस्तीफों के ऑप्शन के साथ ही चलना चाहते हैं। वो कहते हैं इस्तीफों के ऑप्शन को कबूल ना करना ऐसी है जैसे आप हुकूमत की मदद कर रहे हैं। तो आप लोग आज भी इस्तीफे देने को तैयार हैं? मैं जेन्युइनली समझता हूँ और मैं बिल्कुल मौलाना साहब की इस बात की सपोर्ट करता हूँ। और मैं शुरू दिन से ये बात खुद भी कह रहा था कि अगर इस हुकूमत को गिराना था तो सबसे बेहतरीन फोरम वही था, बेहतरीन तरीकाकार था कि सारी अपोजिशन की जमातें मिलकर रिजाइन कर देती। सेनेट के इलेक्शन से अगर पहले भी कर देती तो सेनेट का इलेक्शन कभी नहीं हो सकता था, ना ये असेंबली चल सकती है। एक तरफ हम कहते हैं असेंबली जाली है, एक तरफ हम कहते हैं कि हम इनको मानते नहीं है, दूसरी तरफ अगर हम बैठे हुए तो किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है जो हम बात कह रहे हैं। लेकिन उसका फायदा तब होगा जब अपोजिशन की सारी जमातें मिलकर जो है रिजाइन करें। आप जानती हैं कि दोनों हाउसेस पंजाब में इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ हुकूमत कर रहे हैं बुज़दार साहब, वहाँ तो उनको हिलाना आप लोगों के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। वहाँ आप लोग कहते हैं नहीं 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 हम उन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, ये अपने वजन से आप ही गिरे। जो चीज़ आप कर सकते हैं वो आप करने के लिए तैयार नहीं है। आपने अपनी पोजीशन जरा सवाल की जरा फौरन चेंज कर ली। अदम एतमाद और डिजिग्नेशन में बड़ा फर्क है। अदम एतमाद का मतलब यही है कि फिर हम इस सिस्टम को मान रहे हैं। हम कहते हैं कि पंजाब में उन्हें निकाल कर हमें रख रहे हैं, हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम कहते हैं कि ये जाली असेंबलीज हैं, ये रिग्ड इलेक्शन है, ये गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए हैं। तो अगर कल इनकी जगह पर हम कहेंगे इनके साथ मिलकर हम हुकूमत बना ले तो हमारी क्या पोजीशन रह जाएगी। लिहाजा रिजर्वेशन वाले मामले में मैं फुली सपोर्ट करता हूँ, होनी चाहिए। अदम एतमाद के मामले पे जरा देख के बात करनी चाहिए कि अगर उसका मतलब है कि फिर हम इलेक्शन को मार रहे हैं, हम कहते हैं बुज़दार साहब को हटा लो और हमें बना लो, ये कोई मेरे नज़दीक कोई बहुत बड़ा मॉरल ग्राउंड नहीं है। शहबाज शरीफ साहब इस्तीफों के ऑप्शन को सपोर्ट करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जो फैसला होता है वो शहबाज शरीफ साहब के दिल के करीब है। शहबाज साहब बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तो मज़ामत की भी बात की जाती है जो शहबाज शरीफ साहब के लिए काबिल कबूल नहीं है जनाब जी। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तो मज़ामत की भी बात की जाती है, लेकिन वो तो शहबाज शरीफ साहब के लिए काबिल कबूल नहीं है, वो तो मुफाहमत की बात करते हैं। कोई मज़ामत और मफाहमत की बात नहीं करता। एक बात हम सारे करते हैं कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो बालादस्ती हो, जहाँ जमहूरियत स्ट्रेंथन हो, यहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों, यहाँ आइन की पासदारी हो, यहाँ अदारे चल रहे हों, यहाँ इस मुल्क में महंगाई का खात्मा हो, इस मुल्क में बेरोज़गारी का खात्मा हो,
कोई लड़ाई नहीं है किसी के साथ। और जो बात शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमेशा ने जमात में सब लोगों ने मानी है, वो हमारे पार्टी के सदर हैं, उनकी बात हुक्म के तौर पे हमारे लिए। हाँ, डिस्कशन जब होती है तो लोग सारे अपनी अपनी राय देते हैं, ये हमारी जमहूरी पार्टी है, इसमें हर एक को हक हासिल है कि वो अपनी राय दें, लेकिन जब फैसला हो जाता है और वही फैसला सारे मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, बहुत ज़्यादा बहस चल रही है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम को लेकर, हुकूमत का जो मुजव्वज़ा मुसव्वदा है उसको लेकर। आज तमाम तकरीबन अखबारात में वो एहतजाजी जो एड्स हैं, इश्तिहारात हैं, वो भी छपे हैं। आपको क्या लगता है हुकूमत को ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अगर तो हुकूमत सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहती है उसके लिए आप कानून साजी लेके आएँ, बिल्कुल लेके आएँ। किसी को मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए, ज़रूर आप उसको रेगुलेट करें, लेकिन बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका पैमरा मौजूद है, आप उसको देखें, रेगुलेट करें। कवानीन तो ऑलरेडी मौजूद हैं, सबको एक छतरी तले आप जमा कर रहे हैं। क्या मकसद लगता है आपको, क्या मुहर्रिकात लगते हैं इसके पीछे? आपको लगता है कि हुकूमत वाकई गला घोंटना चाहती है, एक जो आज़ादी इज़हार राय का हक है उसको छीनना चाहती है हुकूमत? देखिए, ये हर हुकूमत का, जब से इमरान खान हुकूमत आए, और इमरान खान साहब का ज़रा ये ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब हमारे वो सियासतदान हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं जिनको इस मीडिया ने बहुत प्रोजेक्शन दी। 126 दिन के धरने हों, इमरान खान की स्ट्रगल हो, इमरान खान की चीज़ें हों, इमरान खान साहब खुद माना करते थे कि मेरी जद्दोजहद कभी कामयाब ना होती अगर मीडिया साथ ना होता। और वो कहते कि आज़ाद जमहूरियत का मतलब है आज़ाद मीडिया, और वो कहते थे कि मैं आकर मीडिया को मजबूत करूँगा, आज़ाद करूँगा। और वो अक्सर कहते होते थे मीडिया के लोगों के नाम लेकर कि आपकी जद्दोजहद को सलाम है। फिर यही इमरान खान साहब बदले और उन्होंने कहा कि ये तो बड़े एंडलेस और यूज़लेस हैं ये जो करंट अफेयर्स प्रोग्राम हैं, ये मीडिया बड़ा नेगेटिव है, मीडिया में माफिया बैठा हुआ है, मीडिया पुराने लोगों के, करप्ट पुराने लोगों का नवाजा हुआ है, मीडिया जो है ये आप अखबारात ना पढ़ा करें, टीवी ना देखा करें, और बहुत सारी चीज़ें वही इमरान खान। और ये पिछली आज से कुछ 6 महीने साल तक फ़िरोज़ नसीम साहब हर काबीना की मीटिंग में कोई ना कोई मीडिया का लेके आते थे, सबकी ख्वाहिश थी। अब मुझे नहीं पता कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के बाद और इन सहाफ़ियों की तंजीमों के बाद और इन जो मसाइल हैं उनके बाद ये जो दूसरा आप अथॉरिटी ला रहे हैं, मीडिया ऑर्डिनेंस अथॉरिटी, इसमें एक जो क्या समझ आती कि एक मेन स्विच है, वो मेन स्विच हुकूमत के पास होना चाहिए, ऑन ऑफ का। ऑन किया, ऑफ किया, ऑन ऑफ किया। हुकूमत ने इस पे क्या दिया कि ये मीडिया वर्कर्स का बिल है। आप तनकीद करेंगे ना तो आपको सोशल मीडिया का, अपने यूट्यूब चैनल का लाइसेंस नहीं मिल सकेगा, इसलिए सोच के ये आप काम कीजिएगा भट्टी साहब। लाइसेंस नहीं मिल सकेगा, लोगों को निकाला रखा जा सकेगा, और आप एक सारा सब जो जितने भी चैनल्स हैं अथॉरिटी के नीचे होंगे। मुझे पता है, मैं अक्सर इस बात का हामी हूँ कि मादर पिजर आज़ाद सहाफ़त नहीं होनी चाहिए, मादर पिजर आज़ाद सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, एक हद होनी चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए, एक रेड लाइन होनी चाहिए, और हम सबको अपनी उस रेड लाइन में रहना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर हमारे रेड लाइन, अगर हमारे उस क्रॉस में आकर और स्पेस कम करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले तो ये चलेगा नहीं, ये उठ जाएगा नहीं, ये कामयाब नहीं होगा मंसूबा। दूसरी बात ये है कि ये इस तरह के आप करके क्या करें, आप बेसिक मसले हल कराएं, आप दबाव प्रेशर्स को कम करें। 100 कितने नंबर पे आ गया है, अब 145वें नंबर पे मेरे ख्याल से आ गया है मीडिया के हवाले से, और पाकिस्तान 5वां खतरनाक तरीन मुल्क बन चुका है मीडिया के हवाले से। तो इन चीजों को खत्म कराएं, इन चीजों को देखें, इनको और करें। कब तक एक आप और हम क्या कर लेंगे अगर ये सदारती ऑर्डिनेंस ले आते हैं? इसका फायदा 24 सितंबर 2018 से लेकर अब तक 50 से ज्यादा तो ये सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर चुके हैं, इस पर भी ले आएंगे हम, और आप क्या कर लेंगे? मुझे 49 में से 12 के नाम बता दें कि कौन कौन से हैं। सदारती ऑर्डिनेंस आप और मैं दोनों सभी, मुझे नहीं आते 12 का, मुझे नहीं पता कि कौन से ये चलते रहते हैं।
सदर साहब भी मसरूफ़ रहते हैं, हुकूमत भी मसरूफ़ रहती है, ऑर्डिनेंस भी आते हैं, चलेगा नहीं, ये लंबा नहीं होगा। काम वही करना चाहिए जिससे आपको याद रखा जाए। ये आपको किससे याद रखा जाएगा? इससे आज अयूब खान के प्रेस रिलीज एंड पब्लिकेशन ऑर्डर से लेकर इमरान खान की अथॉरिटी तक चीज़ें वही याद रहेंगी जो पॉजिटिव होंगी। वरना ज़ियाउल हक साहब ने कोड़े भी मार लिए, भुट्टो साहब ने अपना कर लिया, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने अपने मुकदमे कर दिए, भुट्टो साहब ने भी जेलें करवाई। उसके बाद मुशर्रफ साहब आके उन्होंने चैनल बंद भी किया, हालांकि ये उनको एक क्रेडिट जाता है, ये प्राइवेट मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये उनकी वजह से है या उनका बड़ा किरदार है, लेकिन उन्होंने मीडिया बंद भी कराया, सब कुछ किया। जरदारी साहब ने भी अभी सियासी अदाकार कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि ये बदनीयत मीडिया है, सिलेक्टेड मीडिया है। नवाज शरीफ साहब ने नजम सेठी, मलिया लोधी और किस किस को गद्दारी के मुकदमे नहीं करवाए और सारा कुछ। ये इमरान खान साहब भी आ जाएं, ये भी कर लें, उसके बाद अगला आ जाएगा वो भी कर लेगा। क्या फ़ायदा? कोई नहीं है। फायदा किस लिए नहीं है? आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी रेगुलेट कर चले? सोशल मीडिया की तो समझ में आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी आपको लगता है रेगुलेट करने की जरूरत है? अखबारात को भी आपको लगता है रेगुलेट करने की जरूरत है? देखिए, ये रेगुलेट नहीं, आप सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करें, उन स्टेक होल्डर्स को एक नीचे बिठाएं और उनको कहें कि ये मसाइल हैं हमारे, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये फ़ायदे हैं, ये कुछ इसमें से निकालें। इमरान खान साहब के हो सकता है कुछ जेन्युइन कंसर्न्स भी हों, यानी झूठी खबरें भी हैं, प्रोपेगेंडा भी है, मनफी है, और दूसरी बात है कि मैं आपके खिलाफ कोई आप पे इल्ज़ाम लगा के और उसके बाद आप 100 अदालतों में भटकते रहें, फिरते रहें, कोई आपको पूछने पछाने वाला नहीं, और मैं फिर आप अगले मोड़ पे आपके खिलाफ एक इल्ज़ाम लगा दूंगा। तो ये है कि डेफर्मेशन जो लॉ है उसको बेहतर करें, सज़ा उसकी विद इन द लिमिट रखें कि 3 महीने के अंदर बंदे को सज़ा होनी चाहिए। कोई सोच सकता है यूरोप, अमेरिका, बरतानिया में कोई झूठा इल्ज़ाम लगाने के बाद बच जाएगा? नहीं सोच सकता। तो हमारे यहाँ उस लॉ को बेहतर करें और उसको हद के इज्जत को बेहतर करें, उस सारों को बेहतर करें, लोगों को ये स्पेशल कोर्ट्स बना दें, इस पे मॉडल कोर्ट्स बना दें जो जल्दी सजाएं दें, जल्दी ये फैसले करें। इन चीजों में कोई नहीं फर्क पड़ता कि एक आध पॉजिटिव रखें बाकी सारा नेगेटिव। आप तो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आपको ये महसूस होता है कि हुकूमत वाकई जो हुकूमत पर तनकीद करने वाले लोग हैं, सहाफ़ी है, जिन प्रोग्राम्स में चाहे जेन्युइन भी होती है तनकीद, हुकूमत में बर्दाश्त करने की सकत नहीं है? हमने पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत में बड़ी तनकीद होती थी, हर रोज़ हुकूमतें गिराई जाती थी, बड़े एंकर सहाफ़ी इस तरह होते थे, आज हुकूमत है कल हुकूमत नहीं है। नवाज शरीफ साहब के दौर में भी ऐसी होता था, बहुत तनकीद होती थी। आपको नहीं लगता है उन हुकूमतों के मुकाबले में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तनकीद बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है? पड़ जाते हैं इनके सोशल मीडिया वांग वाले, कोई एक जो है वो सहाफ़ी इनके खिलाफ ज़रा बात कर दे, कोई तनकीद कर दे, पूरा सोशल मीडिया जो है ना वो सामने आ जाता है और फिर वो आगे पीछे सारी चीज़ें निकाल कर लेकर आकर ऐसे जलील करना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले ये पीपल्स पार्टी का देखें लाइक माइंडेड होते थे, नून लीग के लाइक माइंडेड होते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये आके तड़का लगाया इस मीडिया की हांडी को, 12 मिसालें तड़का ये लगाया कि एक तो इन्होंने बाकायदा एक पार्टी का सोशल मीडिया, जैसे मरियम नवाज साहबा ने भी उधर रख लिया और इधर इनका भी एक पार्टी का सोशल मीडिया, और इमरान खान अर्ली समझ गया, और फिर हर सियासतदान का PTI का सोशल मीडिया। फिर इनको बर्दाश्त क्यों नहीं होती? ये बड़ा अच्छा सवाल है। बर्दाश्त इसलिए नहीं होती कि 22 साल हमने इनको हीरो बना के रखा। ये गलत बात करते थे, हम उस गलत बात पे भी वाह करते थे, ये सही बात करते थे, हम उस पर भी वाह करते थे। उसकी वजह ये थी कि ये आजमाए हुए नहीं थे। इमरान खान से लेकर नीचे तक कोई बंदा ऐसा नहीं था जो हुकूमत में आ चुका और हुकूमत डिलीवर कर चुकी हो। हम सारे समझते थे कि इमरान खान साहब मसीहा हैं, तब्दीली के सिंबल हैं। इमरान खान साहब जैसे अब तो रियासत मदीना तक आ गए हैं, वो हैं फलाई रियासत होगी, जो वादे थे। भट्टी साहब, बड़े एंकर्स, बड़े सहाफ़ी ऐसे हैं जो नवाज शरीफ पर, उनकी हुकूमत पर तनकीद करते थे, स्कैंडल सामने लेकर आते थे, इमरान खान साहब बड़ी वाह करते थे, इजलासों में, तकरीरों में उन एंकर्स के नाम लेते थे, और अब ये वक्त है कि उनको अपनी जो मीटिंग्स भी होती हैं उनमें भी, सहाफ़ियों की मीटिंग्स में भी बुलाना पसंद नहीं करते। अच्छा, ये हमारे मुल्क में शाजिया 2 चेहरे हैं इनके। ये आप ज़रा गौर से देखें ना कि दो चेहरे क्या हैं। एक चेहरा है जो हुकूमत में होता है, एक चेहरा है जो अपोजिशन में होता है। फॉर एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल मैं आज सोच रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे जब डॉन लीक्स आई
फौरन उन्होंने फातमी और अपने प्यारे परवेज रशीद की कुर्बानी दे दी। मुशाहिदुल्लाह ने हल्का सा इंटरव्यू दिया और फिर उसके बाद उनको वजारत से फारिग कर दिया। वही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में आते हैं, स्टेक नहीं रहते, कोई इक़्तिदार नहीं होता, मजे नहीं होते, और इक़्तिदार में वापस आना होता है तो इनकलाबी बन जाते हैं और बातें नाम ले लेकर। इस तरह ये आप अपोजिशन में जाएंगे ना, अपोजिशन में जाएंगे तो आज नवाज शरीफ साहब भी बड़े दुखी हैं, मीडिया की आज़ादी नहीं है, फलाना नहीं है, फलाना। मरियम नवाज साहब भी बड़ी दुखी हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी बड़े दुखी हों। लेकिन जब इक़्तिदार में आएंगे ये भी वैसे होंगे। तहरीक इंसाफ जरा ज्यादा आगे इसलिए निकल गई, एक तो इमरान खान से हमें तवक्कुआत बहुत थी, दूसरा इन्होंने सोशल मीडिया पे जलीलो रसवा करने का एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। तो वो जो है ना, वो चीजें नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।